बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूरोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब जो मेनिंजीज होती है उसमें ड्यूरा, एरेक्नोइड और पाया मैटर आता है। अब मेनिंजाइटिस का जो टिपिकल जो क्लिनिकल फीचर होते हैं उसमें पेशेंट को फीवर होता है, हेडेक होता है और नेक स्टिफनेस होती है जिसको न्यूकल रिजिडिटी कहते हैं। और पेशेंट के अंदर कर्निक साइन और ब्रुजिन्की साइन पॉजिटिव होते हैं। कर्निक साइन, ब्रुजिन्की साइन और न्यूकल रिजिडिटी ये आपको मेनिंजाइटिस में देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मारना है। अब जो मेनिंजाइटिस होता है वो दो टाइप का होता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस होता है वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, वायरस की वजह से हो सकता है जिसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस कहते हैं, फंजाई या टीबी की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें सीएसएफ की फाइंडिंग को डिफरेंशिएट करना है कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है या ट्यूबरकुलस है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो कौन सी होती है? वो लंबर पंक्चर होती है। लंबर पंक्चर के अंदर सीएसएफ एनालिसिस करते हैं और सीएसएफ की एनालिसिस में अपने प्रेशर, प्रोटीन, ग्लूकोज, सेल्स को देखना होता है, ग्राम स्टेनिंग को देखना होता है। इसी के बेस पर आपने इन तीनों को डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट आते होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बेबी है, 4th डे पे बॉर्न हुआ है, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस क्या होगा? अब यहाँ पर आपने एज ग्रुप को जरूर रट्टा मारना है। सबसे पहला ये है कि अगर न्यू नेट है, न्यू नेट का मतलब होता है, यहाँ पर 0 to 6 मंथ लिखे है, न्यू नेट का मतलब होता है 28 डेज। तो जो न्यू बॉर्न या न्यू नेट होता है उसमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, जिसको आप जीबीएस भी कहते हैं। जीबीएस गुलियन बारी सिंड्रोम तो नहीं है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, या फिर इसको स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई भी कहते हैं। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस न्यू बॉर्न के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। इसके अलावा जो निमोनिक है वो रट्टा मारना है एसएलई। एस से क्या बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। एल से लिस्टेरिया, ई से ई कोलाई होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है कि अगर कोई चिल्ड्रन है और वो अनवैक्सीनेटेड है, चिल्ड्रन है और अनवैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो फिर उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस है वो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से देखने को मिलता है। अगर कोई बच्चा वैक्सीनेटेड है लेकिन फिर भी मेनिंजाइटिस हो गया है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। और इसके बाद अगर कोई अडल्ट है, अडल्ट में मेनिंजाइटिस हो गया है तो वो निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। अगर कोई बूढ़ा पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से देखने को मिलता है। अगर कोई पेशेंट एचआईवी है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में आपके एचआईवी, स्टेरॉइड यूज करने वाले या इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज वाले लोग आ जाते हैं या डायबिटीज मेलाइटिस वाले आ जाते हैं। उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस है वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस ओवरऑल तो आपने जाना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में। ठीक हो गया। अगर बच्चों के अंदर पूछे तो बच्चों के अंदर 3 बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निजेरिया मेनिंजाइटिस जिसको मेनिंजोकोकस कहते हैं, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ये तीनों ऑर्गेनिज्म इनकैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल होता है। दैट इज वाई अगर कोई पेशेंट है जिसकी सप्लीनेक्टमी हो गई है, या तो आपने खुद की है या फिर आउटो सप्लीनेक्टमी हो गई है सिकल सेल एनीमिया की वजह से, तो उनके अंदर आपको सिकल सेल एनीमिया या फिर दूसरे डिजीज के अंदर आपको इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, एच इन्फ्लुएंजा और निजेरिया मेनिंजाइटिस जिसको मेनिंजोकोकस भी कहते हैं। और मेनिंजोकोकस का एक टिपिकल पॉइंट बता दूं कि अगर आपको मेनिंजाइटिस के सिम्टम मिल रहे हैं और साथ में रैश आ रहा है, चाहे वो मैक्यूलोपैपुलर रैश हो या पर्पल रैश हो, तो आपने जाना है मेनिंजोकोकस में। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसको लंग एब्सेस है, लंग एब्सेस के बाद मेनिंजाइटिस डेवलप होता है तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। स्पेसिफिकली मर्सा की वजह से देखने को मिलता है, मर्सा की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर मेनिंजाइटिस है और मेनिंजाइटिस के साथ रैश है तो आपने मेनिंजोकोकस में जाना होता है। और जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वाटर हाउस
फ्रेडरिशन सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें एक्यूट एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी होती है, बायलैटरल एड्रिनल हैमरेज डीआईसी होता है, और आपके कोर्टिसोल कम हो जाती है। तो ये वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम है। इसके बाद एज ग्रुप बताया हुआ है, न्यूनेट के अंदर मोस्ट कॉमन ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, लिस्टेरिया और इकोलाई की वजह से। चिल्ड्रन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निजेरिया मेनिनजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर कोई बूढ़ा पेशेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, टीन है, अडल्ट है तो निजेरिया मेनिनजाइटिस, एचआईवी है तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, जिसके लिए आप कैप्सूल एंटीजन टेस्ट और इंडियन इंक स्टेन यूज करते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 25 ईयर ओल्ड फीमेल है। एज ग्रुप आपने जरूर देखना है, एज ग्रुप 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, फीवर है। अगर हाई ग्रेड फीवर हो तो आपने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जाना है। अगर लो ग्रेड फीवर है, काफी अरसे तक है, तो आपने टीबी में जाना है। अगर लो ग्रेड फीवर है, साथ में माइल्जिया, हेडेक, सीजर्स भी आ रहे हैं, तो आपने वायरल मेनिंजाइटिस में जाना है। तो एक पेशेंट जिसको फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस है, तो ये तो हो गया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के साथ मैक्यूलोपैपुलर रैश आ गया है, तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने मेनिंजोकोकस में जाना है। अब जो मेनिंजोकोकस होता है, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है। अगर वैसे ही कोई मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो सेफ्ट्राक्सोन होती है। अगर सिर्फ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो आपने सेफ्ट्राक्सोन लिखना है। अगर लिस्टीरिया की वजह से है तो एम्पिसिलिन ऐड करना है। अगर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो बेंजाइल पेनिसिलिन ऐड करना है। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में? सेफ्ट्राक्सोन। अब इसका निमोनिक रट्टा मारना है सीवीएस। मेनिंजाइटिस में आप सीवीएस देते हैं, सी से सेफ्ट्राक्सोन, वी से वैनकोमाइसिन और एस से स्टेरॉइड्स आप देते होते हैं। इसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेप्टिक मेनिंजाइटिस। जो मेनिंजाइटिस दो तरह का था, सेप्टिक और एसेप्टिक। सेप्टिक यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वो आपके एंटीरो वायरस की वजह से होता है। अब एंटीरो वायरस के अंदर आपके कॉक्सैकी वायरस आ जाते हैं, और इसके अलावा आपके इको वायरस आ जाते हैं। इसके बाद है कि 48 आवर ओल्ड न्यू बॉर्न होता है 28 डेज तक। 28 डेज वाले न्यू बॉर्न के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई, इसका इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है। अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट आ जाए, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में लिस्टेरिया और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स दोनों आ जाते हैं। लिस्टेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एम्पिसिलिन थी, क्रिप्टोकोकस के लिए कौन सी थी? क्रिप्टोकोकस के लिए एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन थी। अगर एचआईवी पेशेंट है, दोबारा से आ गया क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, और ये एड्स डिफाइनिंग इलनेस होती है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस। 1 महीने पहले हुआ था मेनिंजाइटिस, 1 महीने पहले हुआ था, तो मेनिंजाइटिस की कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है मेनिंजाइटिस की? वो डेफनेस होती है। या तो क्रेनियल नर्व नंबर 8 उसकी पाल्सी हो गई है, 8वीं क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो गई है, या फिर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई डैमेज हो गया है, उसकी वजह से आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। या फिर मेनिंजाइटिस की वजह से क्या होगा? मेनिंजाइटिस की वजह से अरेक्नॉइड विलाई, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। जब उसकी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगी तो अरेक्नॉइड विलाई सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी। जब सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी तो फिर सीएसएफ का प्रेशर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसेफलस, और ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है। और जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है वो क्या करवाता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देता है, और जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो पेशेंट को हेडेक होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, पैपिल एडिमा होता है, और कुशिंग ट्रायड होता है। कुशिंग ट्रायड के अंदर हाइपरटेंशन, ब्रैडिकार्डिया और आपको इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, जिसको शीन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं, ये देखने को मिलती है। इसके बाद एक पेशेंट जिसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है, स्प्लीनेक्टमी के बाद ओप्सी, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासतौर पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के। इसके बाद है मेनिंजाइटिस विद अ रैश, तो आपने निजेरिया मेनिंजाइटिस में जाना है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको माइल्ड सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ। पहले माइल्ड सा सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ और वो डेड हो गया। असल में होगा क्या, उसमें पहले ही एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की डेफिशिएंसी थी। अब जो कॉर्टिसोल होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, लेकिन जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, और यानी उसमें एक्यूट डेफिशिएंसी होगी हार्मोन की। दिस इज कॉल्ड
प्राइमरी एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, एक्यूट प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, जिसको वाटर हाउस फ्लैटरेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, डीआईसी होता है, रैश होता है, और आपको क्या देखने को मिलती है, बायलैटरल एड्रीनल हैमरेज देखने को मिलती है, कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन का लेवल कम देखने को मिलता है। इसके बाद है पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया, सीएसएफ का एनालिसिस करवाया। एक बात रट्टा मारना कि जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए वो लंबर पंक्चर होती है, लेकिन लंबर पंक्चर परफॉर्म करने से पहले आपने सीटी स्कैन जरूर कराना है टू रूल आउट स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। बिकॉज अगर आपने लंबर पंक्चर किया और सीटी स्कैन नहीं करवाया और सीटी स्कैन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन थी, तो फिर लंबर पंक्चर करने की वजह से ब्रेन की हर्निएशन हो जाएगी। जब ब्रेन की हर्निएशन हो जाएगी तो ब्रेन स्टेम की कंप्रेशन होती है और पेशेंट कोमे में जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस लंबर पंक्चर होती है, लेकिन इससे पहले सीटी स्कैन जरूर कराना है टू रूल आउट स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। अगर आपने सीएसएफ कराया है, सीएसएफ के अंदर आपको सीएसएफ का प्रेशर भी ज्यादा है, प्रोटीन भी ज्यादा है, सेल भी ज्यादा है, उसमें न्यूट्रोफिल आ रहे हैं और ग्लूकोज का लेवल कम है। अगर न्यूट्रोफिल आ रहे हैं सीएसएफ में और ग्लूकोज कम है तो आपने पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में जाना है। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल कहते होते हैं, तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने पायोजेनिक या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जाना है। अब जो मेनिंजाइटिस में जो ड्रग और चॉइस होती है वो सिर्फ ट्राइक्सोन होती है, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, तो आपने पेनिसिलिन जी लिख लेना है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेस मेनिंजाइटिस, तो वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस होती है। एड्स डिफाइनिंग इलनेस है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन यही आ गया और इसमें इंडियन इंक स्टेन पैटर्न देखने को मिलता है, कैप्सुलर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, और जो ड्रग और चॉइस होती है वो एम्फोटेरेसिन बी और फ्लूसाइटोसिन है। एचआईवी पेशेंट है, हेड एक नेक स्टिफनेस देखने को मिल रही है, तो वो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। और ड्रग कौन सी होती है, एम्फोटेरेसिन बी और फ्लूसाइटोसिन आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद एक पेशेंट जिसको हॉजकिन लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा, अब देखो हॉजकिन लिम्फोमा क्या है, न्यूप्लाज्म है किसका, डब्ल्यूबीसीज का। इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, मतलब ये भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है और उसमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं, खासतौर पर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस के। कलर ऑफ सीएसएफ इन केस ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस, तो वो ओपैलिसेंट होता है, स्ट्रा कलर्ड होता है, स्ट्रा कलर्ड होता है, या फिर वो कोब वेब अपीयरेंस होती है, कोब वेब अपीयरेंस होती है। इसके बाद एक बच्चा जो कि अभी भी डिलीवर हुआ है, उसमें जो मेनिंजाइटिस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, और मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस बूढ़े पेशेंट में, एल्डरली में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से देखने को मिलता है। और अगर मेनिंजाइटिस है, रैश है, या ग्राम कोकाइन कोकाइन कल्चर है, तो ग्राम नेगेटिव के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा आता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। ग्राम पॉजिटिव में स्टेफिलोकोकस ऑरियस आता है, लेकिन वो लंग एब्सेस के बाद देखने को मिलता होता है। इसके बाद सीएसएफ की फाइंडिंग बताई हुई है। नॉर्मली सीएसएफ में डब्ल्यूबीसी 0 to 5 होते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, खासतौर पर न्यूट्रोफिल बढ़ गया, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल बढ़ गया, और प्रोटीन भी बढ़ गई है, और ग्लूकोज कम हो गया है। ग्लूकोज कम होना इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइकोरिकिया, हाइपोग्लाइकोरिकिया। तो ये होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। फंगल में भी ग्लूकोज कम हो जाता है, टीबी में भी ग्लूकोज कम होता है, लेकिन उसमें लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। वायरल में लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल होता है। अब वायरल मेनिंजाइटिस में एक बात रट्टा मार लेना कि कभी कुछ ऐसे केस होते हैं, फॉर एग्जांपल मम्स है और हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 है, या इनकेफ्लाइटिस कराता होता है, इनमें भी ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शंस थी। इसके बाद एक पेशेंट जिसको हेड एक नेक स्टिफनेस फीवर है, मेनिंजाइटिस है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा होगी, सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा होगा, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगे, न्यूट्रोफिल ज्यादा होगे, ग्लूकोज कम होगा, ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव होगी, शुगर 40 है और लिम्फोसाइट्स है, दैट मींस आपने टीबी या फंगल में जाना है। इसके बाद है लो ग्रेड फीवर है, ओके। लो ग्रेड फीवर वायरल में हो सकता है, टीबी में भी हो सकता है। सीएसएफ की प्रोटीन नॉर्मल है, ग्लूकोज भी नॉर्मल है, तो ये वायरल मेनिंजाइटिस होता है। इसके बाद है कि सीएसएफ में लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल दोनों आ रहे हैं, लेकिन लिम्फोसाइट ज्यादा है, मिक्स्ड है, तो आपने ट्यूबरकुलस में जाना होता है। मेनिंजाइटिस में जो हेयरिंग लॉस होती है वो ऑर्गन ऑफ कोटाई की डैमेज होने की वजह से होती है, या क्रेनियल नर्व नंबर 8 उसकी पाल्सी की वजह से होती है।
प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जाना है। बायलैटरल हियरिंग लॉस है, तो न्यूरल पाथवे की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक हो गया। यानी अगर जो बायलैटरल हियरिंग लॉस होता है, वो न्यूरल पाथवे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, यूनिलैटरल ऑर्गन ऑफ कोटाई के डैमेज होने की वजह से होता है, ठीक हो गया। इसके बाद फीवर है, अनकॉन्शियसनेस है, सीएसएफ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा आ रही है और न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट दोनों मिक्स आ रहे हैं, तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है। क्लियर, लिम्फोसाइट्स इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 30 ईयर ओल्ड मेल है हु वाज ट्रीटेड फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक हो गया। मेनिंजाइटिस की वजह से हेड एक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, पैपिली एडिमा, तो वो रेस्ट आईसीपी को इंडिकेट करता है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो गया है। लिम्फोसाइट्स आगे है, प्रोटीन और ग्लूकोज नॉर्मल है, तो वायरल मेनिंजाइटिस होता है। मिक्स्ड सेल आ रहे हैं, तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में जाना है आपने। क्लियर, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में जाना है। तो ये हमारा मेनिंजाइटिस वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम उसमें जा रहे हैं, कहने का मतलब है न्यूरोफिजियोलॉजी में जा रहे हैं। तो ये एक गोल्जी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल, इसका आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, दोनों होते क्या है और इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है, मसल स्पिंडल का और गोल्जी टेंडन का। तो यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट क्या है, जब भी मसल के अंदर टेंशन बढ़ती है, टेंशन का मतलब है जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो मसल्स होती है ये बोन से अटैच होती है वाया टेंडन। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, तो उसका जो टेंडन है उस पे टियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर मसल को रिलैक्स कराने के लिए जो रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन वाला एक्टिवेट होगा। इन शॉर्ट, जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आपने मसल को रिलैक्स करना है, जब मसल की टेंशन बढ़ जाती है, तो मसल को रिलैक्स करने के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मारना है, व्हाट आर मसल स्पिंडल्स, व्हाट आर गोल्जी टेंडन ऑर्गन। तो जो मसल स्पिंडल्स होते हैं और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, ये दोनों सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। दोनों क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स है। सेंसरी रिसेप्टर का मतलब क्या है, इन्होंने किसी चीज को सेंस करना होता है। अब ये करते क्या है, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मसल स्पिंडल। जो मसल स्पिंडल्स होते हैं ना, उन्होंने मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, और गोल्जी टेंडन ऑर्गन ने मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कम करना है, मसल की रिलैक्सेशन करा देनी है। अब एक बात याद करना है, सपोज ये आपका पूरा मसल है। अब मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। अब मसल फाइबर्स के अंदर आपको मसल स्पिंडल्स देखने को मिलते हैं। असल में जो आपके कहने का मतलब है, जो स्केलेटल मसल होता है उसमें दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर आपके दो तरीके के मसल फाइबर होते हैं। सपोज ये मसल है, तो एक ये फाइबर है और एक ये फाइबर है। तो दो तरीके वाले फाइबर होते हैं। जो येलो वाले फाइबर है, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको आप इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर कहते हैं। जो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं, अंदर ही मसल की बैली के अंदर पड़े होते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम कॉन्ट्रैक्शन करना नहीं होता। यानी जो मसल है, मसल के अंदर दो तरह के फाइबर होते हैं, इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल। जो इंट्राफ्यूजल होते हैं उनका काम मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना। जो एक्स्ट्राफ्यूजल होते हैं उनका काम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। जो इंट्राफ्यूजल होते हैं ये असल में सेंसरी होते हैं, इन्हीं को मसल स्पिंडल कहते होते हैं, ठीक हो गया। तो मसल स्पिंडल क्या है, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं, और इनके साथ एक कोई ना कोई नर्व जा रही होती है, ठीक हो गया। इनके साथ कोई ना कोई नर्व जा रही होती है, क्योंकि रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर को सेंस करने के लिए सेंसरी नर्व एंडिंग मैसेज लेके जा रही होती है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मारना है। जो मसल स्पिंडल होते हैं, मसल स्पिंडल का आपको बता देता हूँ। जो मसल स्पिंडल होते हैं, मसल स्पिंडल इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं और सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। उनका काम होता है कि जो मसल की लेंथ है उसको सेंस करना। यानी जो मसल स्पिंडल होते हैं वो मसल की लेंथ को सेंस करते हैं, उसकी लेंथ को डिटेक्ट करते हैं, जबकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो मसल स्पिंडल मसल की लेंथ को डिटेक्ट करते हैं, यानी मसल की स्ट्रेच को देखते होते हैं। जब भी मसल स्ट्रेच होता है तो मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाती है, और जब मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाती है तो फिर वो क्या करवाती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, मसल्स की टोन को बढ़ा देती है, और मसल की टोन को बढ़ा देती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक हो गया। तो मसल स्पिंडल कैसे एक्टिवेट होगी, जब आप क्या करोगे, जब आप मसल को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे। जब मसल को आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या होगा,
स्ट्रेच करने की वजह से मसल स्पिंडल एक्टिवेट होगी। जब मसल स्पिंडल एक्टिवेट होगी तो 1 अल्फा फाइबर एक्टिवेट हो जाएगी। जो 1 अल्फा फाइबर एक्टिवेट हो जाएगी वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जबकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन ये आपके टेंडन के ऊपर यूजुअली पड़े हुए होते हैं। क्लियर? इनका मेन काम क्या है? इन्होंने मसल की टेंशन को डिटेक्ट करना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को डिटेक्ट करना है। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये मसल को रिलैक्स कर देते हैं ताकि जो मसल का टेंडन है वो टियर ना हो। दिस इज कॉल्ड, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं हम इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, स्ट्रेच का मतलब है जब मसल रिलैक्स होता है ना तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, लेकिन इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? मसल को रिलैक्स कर देना, या फिर आप इसको गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स भी कहते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट जो मसल स्पिंडल होती है वो मसल की लेंथ को सेंस करती होती है और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जबकि गोल्जी टेंडन ऑर्गन मसल की टेंशन को सेंस करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं ताकि एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। जो मसल स्पिंडल है उनके लिए 1 अल्फा फाइबर है और गोल्जी टेंडन ऑर्गन के लिए 1 बीटा फाइबर होते हैं। क्लियर? तो ये आपको सारा बता दिया मैंने। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आ, सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब जो 1 बी फाइबर होते हैं वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन के लिए होते हैं 1 अल्फा फाइबर, और 2 वाले भी 1 अल्फा और टाइप 2 ये मसल स्पिंडल्स के लिए होते हैं। अंडर टेंशन, अगर टेंशन होगी तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन टेयरिंग को प्रिवेंट करते हैं, और जब गोल्जी टेंडन ऑर्गन एग्जैजुरेटेड हो जाते हैं। अच्छा, एक बात रट्टा मारना है कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है उनका काम क्या होता है? उनका काम है कि मसल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को लिमिट करना। और आपको एक और बात पता है कि जो हमारे अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेनी है। लेकिन अगर जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है तो अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया है। जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया है तो लोअर मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टोन बढ़ जाती है, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, मसल की स्पास्टिसिटी बढ़ जाती होती है। ठीक हो गया? मसल की स्पास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड क्लास स्पास्टिसिटी। ठीक हो गया? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? तो जो क्लास नाइफ होती है वो असल में क्यों होती है? जो क्लास नाइफ होती है ये आपको गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से देखने को मिलती है। ठीक हो गया? हुँ, हुँ, क्लियर? तो अब आगे चलते होते हैं। तो क्लास नाइफ रिजिडिटी कहते हैं, आई थिंक इसको क्लास नाइफ रिजिडिटी कहते हैं। क्लियर? तो जब अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएँगे तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ठीक हो गया? उसको इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगी। ठीक हो गया? तो उसका एक्ज़ैजरेटेड रिस्पॉन्स को बोलते हैं हम क्लास नाइफ। ठीक हो गया? और ये अपर मोटर न्यूरॉन्स में देखने को मिलता होता है। अब क्लास नाइफ में होता क्या है? क्लास नाइफ में ये होता है कि आपकी टोन बढ़ गई है, आपकी टोन बढ़ गई है। इसकी आप एक वीडियो भी देख लेना, इसकी एक वीडियो देख लेना। आपकी टोन बढ़ गई है, टोन बढ़ गई है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है, जिसको आप रिजिडिटी कहते हैं, रिजिडिटी। इसमें ये होगा कि जब आप जॉइंट को पैसिवली मूव करोगे, सबसे पहले आपको इनिशियली रेजिस्टेंस मिलेगी, फिर अचानक ही रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी। तो वो रेजिस्टेंस गायब क्यों हो जाती है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन की एक्सैजरेशन की वजह से हो सकती है। दोबारा बता दूं, क्लास नाइफ रिजिडिटी आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में देखने को मिलती है। जिस तरह चाकू नहीं खोलते बिल्कुल वैसे ही इनिशियली आपको जब आप उसके हाथों को मूव करोगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन जब आप ज़्यादा मूव करोगे तो अचानक ही रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी और उसका हाथ ज़ोर से वापस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लास नाइफ रिजिडिटी। ये आपको स्ट्रोक में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सेरेब्रल पाल्सी की वजह से होती है, और ये एग्जैजरेटेड गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स की वजह से देखने को मिलती होती है। तो ये आपने रट्टा मार लेना है क्लास नाइफ रिजिडिटी का। इसके बाद नेक्स्ट है वही है क्लास नाइफ रिजिडिटी गोल्जी टेंडन ऑर्गन की एग्जैजुरेशन की वजह से होती है। इसके बाद है कैट है डीसेरिब्रेट हो चुकी है। अब आपको ये पता होना चाहिए डीसेरिब्रेट और डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी में क्या फर्क होता है, कहाँ पे डैमेज होता है, और इन दोनों को क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? पहली बात रट्टा मारना, डीसेरिब्रेट और डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी मतलब मसला आपके अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर है। अब जो डीसेरिब्रेट या डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी है ये दोनों एबनॉर्मल पोस्चर होते हैं, दोनों के अंदर ब्रेन के अंदर कोई ना कोई डैमेज होता है। अब
डीसेरिब्रेट रिजिडिटी का मतलब क्या है? डीसेरिब्रेट रिजिडिटी का मतलब है कि आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों एक्सटेंडेड है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों एक्सटेंडेड है, इसको बोलती है डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। और डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में होता क्या है? डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में जो लीजन है वो मिड ब्रेन और पोन्स, मिड ब्रेन और पोन्स उसके दरमियान में पड़ी हुई होती है, मिड ब्रेन और पोन्स उसके दरमियान में पड़ी हुई होती है लीजन। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपको देखने को मिलता है। और डीसेरिब्रेट रिजिडिटी ज़्यादा आपकी सीरियस होती है बिकॉज इसमें लोअर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होता है। ब्रेन स्टेम आपके वाइटल हार्ट रेट को, रिस्पायरेशन को, बीपी को कंट्रोल करता है। डीकॉर्टिकेट के अंदर क्या होता है? डीकॉर्टिकेट के अंदर जो अपर लिम्ब आपका फ्लेक्स्ड होता है और लोअर लिम्ब आपका एक्सटेंडेड होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि अगर आपके अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन है लेकिन वो मिड ब्रेन से ऊपर है, तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक निकलेगा, वो अपर लिम्ब की फ्लेक्शन कराता होता है। क्लियर? तो अगर आपकी लीजन है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, वो आपके ब्रेन स्टेम से मिड ब्रेन से ऊपर पड़ी हुई है, तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक तो काम करेगा। ठीक हो गया। जिसकी वजह से अपर लिम्ब फ्लेक्स्ड हो गए, लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड हो गए। लेकिन अगर आपका मिड ब्रेन की ही लीजन है, मिड ब्रेन और पॉन्स की लीजन है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक काम नहीं करेगा और आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्सटेंडेड हो गए। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मारना है। यानी डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में क्या होता है? ब्रेन स्टेम डैमेज है, मिड ब्रेन या उससे नीचे। डीकॉर्टिकेट में क्या होगा? कॉर्टिकल डैमेज है या हायर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हुआ है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक यंग हेल्दी मैन है, ठीक हो गया, उसने एक वेट उठाया इतना भारी और उसने होल्ड किया, अचानक कि उसकी मसल की रिलैक्सेशन होगी, तो वो गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स की वजह से होती है, जिसको इन्वर्स रिफ्लेक्स भी कहते होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच अप्लाई करें और उसकी वजह से रिलैक्सेशन हो, तो वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स की वजह से देखने को मिलती होती है। अब इसके बारे में दूसरे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसका जो रिफ्लेक्स आर्क है, जो पूरा पाथवे होता है, वो इन्वर्स स्ट्रेच होता है। यानी इसने रिलैक्सेशन करानी है ना, ये इन्वर्स स्ट्रेच होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ताकि मसल्स के ऊपर टेंशन कम से कम हो। और ये बाई साइनेप्टिक होता है। जो मसल स्पिंडल वाला वो मोनोसाइनेप्टिक है, गोल्जी टेंडन वाला गोल्जी टेंडन वाला बाई साइनेप्टिक होता है। ठीक हो गया। डाइसिनेप्टिक होता है, जबकि एक आपका फ्लेक्सर रिस्पांस या विड्रॉल रिस्पांस पॉलीसिनेप्टिक होता है। कौन से रिसेप्टर मसल की टेयरिंग को अवॉइड करते हैं? तो वो गोल्जी टेंडन होते हैं और इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है 1B फाइबर से ट्रैवल करती है, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल कराती होती है। क्लियर? और ये टेंशन को सेंस करते होते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन टेंशन को सेंस करते हैं खास तौर पर एगोनिस्ट में, और एगोनिस्ट की रिलैक्सेशन करा देते हैं या एंटागोनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन करा देते होते हैं। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना है। अगर आपने टेंडन को स्ट्राइक किया हैमर के साथ, तो क्या होगा? तो जब आप हैमर से आप टेंडन को स्ट्राइक करोगे, तो उसकी वजह से मसल स्ट्रेच होगा, मसल खिंच जाएगा। जब मसल स्ट्रेच होगा, मसल की लेंथ बढ़ेगी, तो मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाती है। जो मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो जाती है, क्लियर, तो मसल स्पिंडल को जो सेंस करने वाले न्यूरॉन होते हैं वो गैमा मोटर न्यूरॉन 1B होती है, एक 1B सॉरी 1 अल्फा होती है, 1 अल्फा और टाइप 2 होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है और वहां से अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होती है और वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जबकि मसल स्पिंडल के पास गैमा मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। पटेलर रिफ्लेक्स में मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स आता है, जिसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स या फिर नी जर्क वगैरह भी कहते होते हैं। और असल में होता क्या है, जब आप टेंडन को स्ट्राइक करते हो हैमर के साथ, तो वो न्यूक्लियर बैक फाइबर को एक्साइट करता है। अब न्यूक्लियर बैक फाइबर क्या होते हैं और न्यूक्लियर चेन फाइबर क्या होते हैं, उनको नेक्स्ट MCQ में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। क्लियर इस वाले में? इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यही आ गया रिसेप्टर इन मसल विच प्रिवेंट देयर लेंथ, के मसल की लेंथ को जो सेंस करने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? मसल की लेंथ को सेंस करने वाले मसल स्पिंडल होते हैं, जबकि टेंशन को सेंस करने वाले कौन से होते हैं? टेंशन को सेंस करने वाले आपके, कहने का मतलब है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद अब आ गया आपका फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स।
फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स को आप विड्रॉल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जब कोई आपको चुटकी काटता है या पेन करता है, कोई पिन चुभा दी, तो आप अपना हाथ उससे अवे मूव करते हैं। किसी ने कोई चीज़ चुभा दी है, तो आप अपना हाथ उससे अवे मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर रिस्पॉन्स या विड्रॉल रिस्पॉन्स। और ये न्यूक्लियर बैक फाइबर की वजह से होता है। जिस तरह मसल स्पिंडल वाला वो भी न्यूक्लियर बैक फाइबर्स की वजह से होता है, ये भी न्यूक्लियर बैक फाइबर्स की वजह से देखने को मिलता होता है। अब ये न्यूक्लियर बैक फाइबर्स क्या होते हैं और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं। क्लियर? न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर, इसमें क्या फर्क आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। तो कुछ मुझे डायग्राम बना के दिखानी पड़ेगी। क्लियर? तो जो न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर, एक बात रट्टा मारना, कहने का मतलब है जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं ना, सपोज ये आपकी क्या है, मेरे पास डायग्राम नहीं है बीआरएस वाली, वरना मैं आपको समझा देता। क्लियर? अब ना सपोज जो आपके मसल स्पिंडल होते हैं, जो मसल स्पिंडल होते क्या है, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर है। मसल स्पिंडल क्या होते हैं? इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं। जिसने मसल की स्ट्रेच को, मसल की पोजीशन को देखना होता है। अब जो मसल स्पिंडल है, मसल स्पिंडल के अंदर दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, एक न्यूक्लियर बैक फाइबर, एक न्यूक्लियर चेन फाइबर। जो न्यूक्लियर बैक फाइबर है वो कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप नाम पे फोकस करो, न्यूक्लियर बैक फाइबर, ये जो फाइबर होते हैं उनके सेंटर में एक स्वेलिंग होती है, बैग लाइक रीजन होता है, उसके अंदर सारे के सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो जो न्यूक्लियर बैक फाइबर है, न्यूक्लियर बैक फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, फाइबर मतलब लंबी सी चीज है जिसके सेंटर में एक स्वेलिंग होती है जिसको बैग कहते हैं, और उसमें आपको न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। क्लियर? जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर एक लंबे से होते हैं, जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक पूरी चेन में अरेंज होते हैं, न्यूक्लियस एक चेन में अरेंज होते हैं, जबकि न्यूक्लियर बैक फाइबर में न्यूक्लियस एक बैग के अराउंड अरेंज होते हैं। अब जो न्यूक्लियर बैक फाइबर है, ये बैक फाइबर है और ये चेन फाइबर है। जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स है, उसने करना क्या है, ये डायनेमिक रिस्पांस करवाते हैं। डायनेमिक रिस्पांस, अब डायनेमिक रिस्पांस का मतलब ये है कि ये मसल की लेंथ को चेंज को देखते हैं, चेंज को। फॉर एग्जांपल, पहले मसल की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, आपने टेंडन से स्ट्राइक किया तो 15 सेंटीमीटर हो गई। तो जो चेंज था उसको देखने के लिए, जो डायनेमिक रिस्पांस था उसको देखने के लिए आपके कौन से होते हैं, न्यूक्लियर बैक फाइबर। तो जो न्यूक्लियर बैक फाइबर होते हैं ये डायनामिक स्ट्रेच को देखते हैं कि कितना स्ट्रेच हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ, चेंज को देखते हैं। और इनको सप्लाई करने वाले जो फाइबर होते हैं वो 1 अल्फा फाइबर होते हैं, 1 अल्फा फाइबर होते हैं। जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर ये क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियस एक चेन में अरेंज होते हैं और इनका मेन काम है मसल की स्टेडी लेंथ को देखना। यानी जो न्यूक्लियर बैक फाइबर थे वो डायनामिक स्ट्रेच को देख रहे थे, जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर ये स्टेडी स्ट्रेच को देख रहे हैं, स्टेडी स्ट्रेच को, स्टैटिक को देख रहे हैं, स्टैटिक का मतलब है इस टाइम पे अभी 10 सेंटीमीटर है, इस टाइम पे 15 सेंटीमीटर है, चेंज को नहीं देखा, स्टेडी स्टेट को देखा कि अभी कितनी चल रही है लेंथ, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर चेन फाइबर। तो जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं उनके बल्जिंग न्यूक्लियर एरियाज होते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर के स्ट्रेट एरियाज होते हैं। न्यूक्लियर बैक फाइबर में 1 अल्फा न्यूरॉन्स होते हैं सप्लाई करने वाले, इनरवेट करने वाले, जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर में 1 अल्फा और टाइप 2 सेकेंडरी आफ्रेंट भी होते हैं, जिनको टाइप 2 बोलते हैं। जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं डायनामिक रिस्पांस देते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर स्टैटिक रिस्पांस को देखते हैं। न्यूक्लियर बैक फाइबर बहुत जल्दी से अडाप्ट करते हैं, जबकि न्यूक्लियर चेन फाइबर स्टेडी रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। क्लियर? तो जो अगर किसी ने आपको पेन दिया है, मतलब कि पिन चुबा दी है या कोई नॉक्शियस स्टिमुलस अप्लाई किया है, तो आप विथड्रॉ करते हो। विथड्रॉल रिफ्लेक्स को बोलते हैं फ्लेक्सर रिस्पांस, और इसमें पॉलीसिनेप्टिक पाथवे देखने को मिलता है, पेन स्टिमुलस की वजह से देखने को मिलता है। एक लड़का नंगे पांव जा रहा था, उसको कोई चीज चुभी है, उसने अपना टांग विथड्रॉ कर लिया है। तो टांग विथड्रॉ क्यों की है? क्योंकि पेन हुआ है। पेन को सेंस करने के लिए फ्री नर्व एंडिंग होती है और उसकी वजह से विथड्रॉल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा।
टेंडन स्ट्राइक किया है तो जो न्यूक्लियर बैक फाइबर एक्टिवेट हो गया है, जिसने चेंज को देखा है, मसल स्पिंडल के फाइबर्स होते हैं। मसल शॉर्टनिंग इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, एक बात रट्टा मारना, जो मसल की लेंथनिंग होती है वो रिलैक्सेशन वाली होती है, मतलब जब मसल रिलैक्स होता है तो वो लेंथेंड होता है, जबकि मसल शॉर्टेंड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो फ्लेक्सर्स की वजह से देखने को मिलता होता है। इसके बाद एक स्टूडेंट है जिसने इतनी सारी किताबें उठा ली है लेकिन चौथी किताब है वो उठा नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसकी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन से मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स या फिर गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स होता है। जब आप वॉलंटरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो आपका CNS होता है ना, वो आपका यानी जो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन दोनों को स्टिमुलेट करते हैं। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है वो एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। गैमा मोटर न्यूरॉन मसल स्पिंडल को एक्टिवेट करते हैं। मसल स्पिंडल की शॉर्टनिंग होती है जिसकी वजह से वंस अगेन मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। अगर मसल स्ट्रेच होगा तो उसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी जो स्ट्रेच होगा, और जो मसल की शॉर्टनिंग होती है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच वो मेनली फ्लेक्सर्स मसल की या एगोनिस्ट मसल्स की होती है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये पूरा सेम चीज। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब यूरोलॉजी से रिलेटेड है, ब्लेडर से रिलेटेड है, तो इस चीज को पढ़ लेते हैं फिर वीडियो को यहाँ पे बंद कर देते हैं। 35 मिनट्स की हो गई है, या फिर देखते आगे कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना। क्लियर? तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं न्यूरोलॉजी। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लेडर के बारे में। एक बात रट्टा मारना कि यहाँ पे ना ब्लेडर जो होता है, जो न्यूरोजेनिक ब्लेडर है, ठीक है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर, जो न्यूरोजेनिक ब्लेडर ना, उसकी आगे आपको कहने का मतलब है दो टाइप्स देखने को मिलती है न्यूरोजेनिक ब्लेडर की। एक आपका कहने का मतलब है एक एटोनिक ब्लेडर होता है, एक आपका फ्लैसिड ब्लेडर होता है। एक एटोनिक ब्लेडर और एक फ्लैसिड ब्लेडर होता है। ठीक हो गया। अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं, न्यूरोजेनिक ब्लेडर में की टाइप्स कौन कौन सी होती है और इसको कैसे डिफरेंशिएट करते होती है। क्लियर? सबसे पहले आपने एक बात रट्टा मारनी है कि जो ब्लेडर होता है, ब्लेडर की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दोनों होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो S2 S3 S4 से आती है, S2 S3 S4 से आती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करना क्या है, डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है और स्फिंक्टर को रिलैक्स करना है। पैरासिम्पैथेटिक S2 S3 S4 से आती है, जिसने जो डेट्रूजर मसल है ब्लेडर के उसकी कॉन्ट्रैक्शन करानी है और यूरिनेशन को प्रोमोट करना है, जबकि सिंपैथेटिक ने यूजुअली इनहिबिट करना होता है और वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आती होती है। और जो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उन्होंने करना क्या होता है, S2 S3 S4 को इनहिबिट करना होता है। इन शॉर्ट के जब आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स S2 S3 S4 हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। जब आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स उड़ जाएंगे तो ब्लेडर की टोन खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। तो न्यूरोजेनिक ब्लेडर क्या होता है? न्यूरोजेनिक ब्लेडर एक वो कंडीशन है जिसमें ब्लेडर का फंक्शन खराब हो जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई लीजन आ गई है। अब जो न्यूरोजेनिक ब्लेडर है, डिपेंडिंग अपॉन के लीजन किस जगह पे है, आप इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है स्पास्टिक ब्लैडर और दूसरा आपका होता है फ्लैसिड ब्लैडर। स्पास्टिक ब्लैडर और दूसरा फ्लैसिड ब्लैडर। स्पास्टिक ब्लैडर नाम से लग रहा है स्पास्टिसिटी, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई है, ब्लैडर की रिफ्लेक्स बढ़ गया है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ब्लैडर की टोन बढ़ गई है। यानी स्पास्टिक ब्लैडर के अंदर क्या होता है, टोन बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक हो गया। जब पेशेंट की ब्लैडर की टोन बढ़ जाती है तो बार बार पेशेंट को हाजत महसूस होगी और उसको सडन अर्ज होगी टू वाइट, अचानक ही उसको हाजत तेजी से महसूस होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से उसका छोटा पेशाब निकल भी जाएगा। दिस इज कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। यानी स्पास्टिक ब्लैडर को आप हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर भी कहते हैं। इसमें जो डैमेज होता है वो S2 S3 S4 से अबव होता है, अबव S2 S3 S4। ठीक हो गया। S2 S3 S4 से ऊपर होता है। जब इससे ऊपर होगा, स्पेसिफिकली T12 से ऊपर होता है, जब इससे ऊपर होगा तो जो आपके S2 S3 S4 हाइपर एक्टिव हो जाएगी। अब जो ब्लेडर होगा वो
खुद ब खुद इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि ब्लैडर फुल भी नहीं होगा, इससे पहले ही वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी। अब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं? 3 कॉजेज़ को आपने कभी भी नहीं भूलना। नंबर 1 मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अपर मोटर न्यूरॉन का सीएनएस का डीमाइलिनेशन डिजीज है। नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, T12 से ऊपर, या फिर स्ट्रोक हो गया है पेशेंट को, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसकी वजह से आपको हाइपर एक्टिव या स्पास्टिक ब्लैडर देखने को मिलता है। दूसरा आपका फ्लैसिड ब्लैडर, फ्लैसिड ब्लैडर को एटोनिक ब्लैडर भी कहते हैं। इसमें होगा क्या? इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड का S2 S3 S4 है, यही उड़ जाएगा। जब ये उड़ जाएगा तो जो ब्लैडर है उसकी अपनी कॉन्ट्रैक्शन की पावर खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ब्लैडर को एम्प्टी नहीं कर पाओगे, यूरिन की रिटेंशन होगी, और इसकी वजह से क्या होगा? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा कि ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो जैसे ही ब्लैडर फिल होगा तो ओवरफिलिंग की वजह से ब्लैडर की लीकेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया? और इसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस नहीं होता, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है, लेकिन ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपको यूरिन की रिटेंशन हो जाएगी। अब इसके क्या काज होते हैं? ये आपको टिपिकली देखने को मिलता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखने को मिलता है, या टर्शियरी सिफिलिस में देखने को मिलता है, जिसको टेबिस डोर्सालिस कहते हैं। टर्शियरी सिफिलिस, जिसको टेब्स डोर्सालिस कहते हैं, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या फिर S2 S3 S4 के ही लीजन आपको देखने को मिल गई है। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अ तो अ, अब इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं? इसमें आपने क्या, इन दोनों के अंदर आपने इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन करनी है, यानी क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करनी है। पेशेंट खुद ही कैथेटर डालेगा ताकि उसका यूरिन आ जाए बाहर, या फिर इनकॉन्टिनेंस ना देखने को मिले। ठीक हो गया? क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसमें आपने ब्लैडर की ट्रेनिंग करनी होती है, फ्लूइड मैनेजमेंट करनी होती है। अगर अगर ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ गई है तो आपने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करनी है, लाइक ऑक्सीब्यूटानिन, सोलिफिनासिन, टोल्टिरोडिन या मिराबिग्रोन। मिराबिग्रोन क्या है? बीटा 3 एगोनिस्ट होता है। ठीक हो गया? या फिर आप इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ें आपने करनी है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ब्लैडर से रिलेटेड सब चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेप्स डोर्सालिस, टेप्स डोर्सालिस आपको टर्शियरी सिफिलिस में देखने को मिलता है, टर्शियरी सिफिलिस में देखने को मिलता होता है। टर्शियरी सिफिलिस, या उसको न्यूरोसिफिलिस भी कहते हैं। उसमें ब्लैडर क्या होगा? एटोनिक ब्लैडर होगा। एटोनिक ब्लैडर में क्या होगा? ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट एम्प्टाइंग होगी, यूरिन की रिटेंशन होती है। जैसे ही ब्लैडर फिल होगा तो यूरिन की ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब जो टेप्स डोर्सालिस है उसको एटोनिक ब्लैडर कहते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में दोनों आ जाती है, स्पास्टिक और एटोनिक। अगर लीजन सैक्रल सेगमेंट से ऊपर है, S2 S3 S4 से ऊपर है, तो उसकी वजह से स्पास्टिक ब्लैडर होगा। और अगर लीजन सैक्रल सेगमेंट पे है तो पैरासिम्पैथेटिक उड़ गया, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ब्लैडर। ऑटोनोमस जो खुद ब खुद लीक कर रहा है यूरिन को, या फिर इसको एटोनिक ब्लैडर भी कहते हैं, या फिर हम इसको एटोनिक ब्लैडर भी कहते होते हैं। क्लियर? यानी जो स्पास्टिक ब्लैडर है, स्पास्टिक ब्लैडर में S2 S3 S4 से ऊपर लीजन होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्ट्रोक की वजह से। इसमें हाइपर एक्टिव ब्लैडर होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। इसके अलावा डेट्रूजर स्फिंक्टर डिसाइनर्जिया होता है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। जबकि ऑटोनोमिक ब्लैडर को एटोनिक ब्लैडर कहते हैं, ओवरफ्लो ब्लैडर कहते हैं, या फ्लैसिड ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? इसमें वॉलंटरी कंट्रोल खत्म हो गया, कोई रिफ्लेक्स नहीं आएगा, कोई सेंसेशन नहीं होगी, ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा, टोन खत्म हो जाएगी, यूरिन की ड्रिबलिंग होती है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। और क्या ट्रीटमेंट होता है? इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन, और आप पूरा स्केड्यूल बनाते होते हैं। क्लियर? अगर सैक्रल सेगमेंट की इंजरी हो गया तो ऑटोनोमस ब्लैडर होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है। जबकि अब पैरासिम्पैथेटिक उड़ेगा, ऑटोनोमस ब्लैडर है। इससे ऊपर है तो स्पास्टिक पैरालिसिस है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर इन दोनों को मिला के कहते होते हैं। क्लियर? और टेप्स डोर्सालिस की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? एटोनिक ब्लैडर देखने को मिलता है। एटोनिक ब्लैडर को फ्लैसिड ब्लैडर भी कहते हैं। क्या क्या कॉजेस बताए थे एटोनिक ब्लैडर के? टेप्स डोर्सालिस बताया था, कोडा क्वाइना सिंड्रोम बताया था, और डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉज मैंने बताए थे
जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक ये स्पास्टिक ब्लेडर करवाता होता है। क्लियर? तो ये था ब्लेडर से रिलेटेड। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके थायरॉयडेक्टमी, हेड एंड नेक के एमसीक्यूज आ रहे हैं। काफ़ी एक्सटेंसिव है थायराइड, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा और मज़ा आया होगा।